चलिए अब अपन लोग आज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझेंगे, ठीक है। और कल हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझ लिया। ध्यान रखें, यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, फिर हम इसमें करेंगे अंतर, डिफरेंस करेंगे, समझ रहे हैं। फिर जो एनसीईआरटी में लिखा है, जहाँ से अपन ने छोड़ा है वहाँ से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़रा इधर देखते हैं डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। अभी मैं एक वो देख रहा था, सॉल्ट पेपर जो बच्चे लेके आए, बताना कहाँ है तेरे पास, बताओ। बैग में रख लिया, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। और ये जो कुछ बच्चे इसको लेकर आए हुए हैं, अरिहंत कंपनी का है। तो ये 15 साल सॉल्ट पेपर्स हैं नीट के 2022 और 2008 से लेके, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये गलत ही लिखती हैं, पहले 2008 आनी चाहिए थी, ठीक है, उसके बाद 2022 आनी चाहिए थी। अरे तो मतलब वैसे ही आना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, अपन क्या करने, इसमें क्वेश्चन जो चैप्टरों से आते हैं वो लगाते रहो। चलिए तो अपन जरा देखते हैं, समझते हैं। अभी इस समय तो पेपर ही लगाओ आप, प्रीवियस जो पेपर है। चलो इधर देखो जरा, ए भैया प्रोकैरियोटिक सेल है। टिंकू कहाँ बैठा है, इधर देखते जाओ। टिंकू जी जैसी हम कोई बात करते हैं ना तो उस बात पे हंसता है। ए लो, ए बन गई प्रोकैरियोटिक सेल। ध्यान तो सुनना, प्रोकैरियोटिक सेल में ए है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है। ए है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। इसमें भरा हुआ है एक द्रव, फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, उसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है भैया, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका द्रव। इसमें एक ए क्रोमोसोम है, ये हिंदी में क्या बोलते हैं क्रोमोसोम को, गुणसूत्र। वो भी एक होता है केवल, ध्यान रखना इस बात को, ओनली वन, पेयर में नहीं, ओनली वन क्रोमोसोम। इसमें डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए, और सुनो स्टोन प्रोटीन से लिखा है क्या, स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। सर्कुलर मतलब वो होता है वृत्तीय, क्या होता है, वृत्तीय, ठीक है। डीएनए डबल स्टैंड है लेकिन सर्कुलर है, वृत्तीय है, ठीक है। और स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, एक क्रोमोसोम होता है, समझ गए। इसमें राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम 70S के, कौन से एस के, 70S के, ठीक है। एक है सेंट्रियोल्स, एक है, दोनों को मिला के अब जरा ध्यान से सुन लो। ए प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। नाम से पता पड़ रहा है प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब फर्स्ट, प्रो मतलब फर्स्ट, प्रो मतलब होता है एंशिएंट, प्रो मतलब होता है प्राचीन, समझ गए बात को, पुरानी, ओल्ड। तो कहने का मतलब ये है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल सेल है, सरल कोशिका है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम अल्प विकसित कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को
अल्प विकसित कोशिका। वेल डेवलप्ड सेल नहीं बोलते इसको, क्या नहीं बोलते? वेल डेवलप्ड सेल। मतलब ये वेल डेवलप नहीं है, नॉन वेल डेवलप्ड सेल है, ये अल्प विकसित कोशिका है। क्योंकि वेल डेवलप्ड सेल पूर्ण विकसित कोशिका थे, यूकेरियोटिक सेल। अच्छे सर जी क्यों है ये अल्प विकसित कोशिका, क्यों है ये नॉन वेल डेवलप्ड सेल, क्यों है ये? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, केंद्रक अनुपस्थित है। अच्छा, केंद्रक अगर है भी तो उसके पास केंद्रक झिल्ली नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको यूकेरियोटिक सेल में ऐसा न्यूक्लियस बताया था, ध्यान है क्या? बताओ, ऐसा न्यूक्लियस बताया था केंद्रक। केंद्रक के पास केंद्रक झिल्ली होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, वो भी 2 मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, 2 झिल्लियों से घिरा रहता है, आउटर और इनर। अब एक बात बताइए, ऐसा केंद्रक आपको यूकेरियोटिक सेल में देखने को मिला, लेकिन अब अगर इस केंद्रक के पास मेम्ब्रेन नहीं होगी, देखो लग रहा है आपको केंद्रक हैगा नहीं, अब न्यूक्लियस हैगा क्या? इसलिए अपन कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है, केंद्रक का अभाव है, लैक, अनुपस्थित। अगर केंद्रक है तो उसके पास केंद्रक झिल्ली नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। इसलिए अपन बोल देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट है, या न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, केंद्रक के पास केंद्रक झिल्ली नहीं है। देखो कहाँ है? इसलिए जब प्रोकैरियोटिक सेल अल्प विकसित कोशिका, नॉन वेल डेवलप्ड सेल है ये। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म में है। कहां पे है? साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, देखो साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव में। प्रोकैरियोटिक सेल का जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव में फैला रहता है, समझ गए? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, केंद्रक के पास केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो जो अनुवांशिक पदार्थ है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा कोशिका द्रव के। एक और बात, इसमें जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, वो कैसे बनी होती है? अमीनो अम्ल से, एमाइनो एसिड से। किससे बनी होती है? एमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल, ध्यान रखना। कौन से अमीनो अम्ल से? नाम बताओ उसका, एमाइनो एसिड का नाम बताओ। म्यूकोपेप्टाइड, ये ग्लाइकोपेप्टाइड, ये एमाइनो एसिड का नाम है, अगर गहराई से आ जाए तो। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल मिलती किस में? एग्जाम्पल बताओ इसके। तो ऑल बैक्टीरिया, सभी जीवाणु, संसार के जितने भी बैक्टीरिया है सब प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। अगर किसी ने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है और प्लाज्मा झिल्ली है, ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 के राइबोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, सर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, गोल्गी बॉडी कहाँ है, ईआर कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जाल का। सर इसमें लाइसोसोम कहाँ है, रिक्तका कहाँ है? आ रहा होगा ना मन में क्वेश्चन, कीजिए कहाँ है सब। एक बात बता दें, झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग नहीं पाए जाते। पहले हिंदी में सुन लो, झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन से बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। ऐसे कोशिकांग, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिन पे मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो इसमें एक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है। सेंट्रो क्या नाम है उसका, लाइसोसोम पर मेम्ब्रेन थी, सिंगल थी, ईआर पे मेम्ब्रेन थी, सिंगल थी, गोल्गी बॉडी पे मेम्ब्रेन थी, सिंगल थी, ठीक है, थी, लाइसोसोम पे थी। लेकिन ध्यान रखना, जो न्यूक्लियस था उसमें भी मेम्ब्रेन थी, वो भी नहीं देखो उसके अंदर। तो मतलब मेम्ब्रेन से बाउंड, इसको नफरत है उस चीज से। लेकिन ध्यान रखना,
राइबोसोम और सेंट्रोसोम में मेम्ब्रेन नहीं थी, मैंने आपको बताया था झिल्ली रहित कोशिकांग है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है ये। तो आपको इसमें भी मिलेंगे राइबोसोम और सेंट्रोसोम। तो ध्यान रखना, आपको एक यहां पे बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना है कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं और यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली 70S 70S के मिलेंगे और यूकैरियोटिक सेल में 70S भी मिलेंगे और 80S भी मिलेंगे, 80S और 70S। लेकिन 70S यूकैरियोटिक सेल में कहाँ मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। 80S के कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में। और जो RER है उस पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। अब ये बताइए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल इसमें ओनली 70S के राइबोसोम है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है एक माइंड में कि जो बैक्टीरिया है कैसे सेल है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, एक कोश के जीव है, समझ गए? सेल प्रोकैरियोटिक आती है। अब ध्यान देने वाली बात कि बैक्टीरिया को एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया तो इसके अंदर है नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया तो इसके अंदर है ही नहीं है, तो उसको एनर्जी कौन देगा? आप सोचो सोचो, कौन देगा एनर्जी? तो क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, इनफोल्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? इनफोल्डिंग, अंतर बलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अंतर बलित। इनफोल्डिंग, इन मतलब अंदर की तरफ फोल्ड बना लेती है सेल मेम्ब्रेन, बोले तो कोशिका झिल्ली ऐसे बना लेगी। और इस संरचना को बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलेंगे? मीजोसोम। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली इनफोल्डिंग हो गई, अंतर्बलित हो गई और एक स्ट्रक्चर बना ली जिसका नाम है मीजोसोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया का भाई होता है, समझ गए? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसा। ये मत कह देना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वो, समझ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जैसा है। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम करता है उसी प्रकार से ये भी एनर्जी देने का काम करेगा। इसलिए ध्यान रखना कि जो मीजोसोम है वो कैसे बना, कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन। तो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग हो जाती है कि स्ट्रक्चर बनाती है जो मीजोसोम बोलते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। इसलिए जो बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन होगा वो सिर्फ मीजोसोम इसमें हेल्प करेगा। ध्यान रखना, मतलब बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के अंदर श्वसन की क्रिया होगी उसमें हेल्प कौन करेगा? मीजोसोम करेगा, ये एनर्जी देने का काम करेगा। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानकारी थी। अब मैं आपको जरा नोट्स में कुछ बता रहा हूं, उसमें अगर डिफरेंस दिया होगा तो जरा 1 मिनट रुको, निकाल लूँ जरा ना मैं। चलिए, अब हमारे पास हिंदी का भी निकाल लूँ जरा नेक में। चलो, इसको तुम ऐसे लेके बैठ जाना, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मतलब आप प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसको साफ कर दूं, क्लीन कर दूं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इधर आओ। तो सबसे पहले जैसा जैसा इसमें लिखा होगा अपन वैसा वैसा इसमें समझते चलेंगे। ठीक है, यहां लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और इधर लिख देते हैं यूकैरियोटिक, के पूरा पूरा लिख देते हैं। चलिए चलिए भैया, तो सबसे पहले क्या लिखा है इसके अंदर जरा सुने। इधर हम पढ़ेंगे कैरेक्टर, लक्षण। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर, लक्षण, समझ गए? यहां लिख देते हैं कैरेक्टर।
ठीक है, तो जरा ध्यान से सुने, प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे पहले, फिर इसके बाद इसमें पढ़ेंगे, गलती मत कर देना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला कैरेक्टर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। क्या है पहला कैरेक्टर भैया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। अब आप समझ चुके कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इसमें कैसी होती है? एब्सेंट, क्रॉस का मतलब एब्सेंट, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसमें जो हम लोगों ने इस टाइप की एक सेल पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक सेल में, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल था वो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बंद नहीं था, ऐसे ये मेम्ब्रेन तो थी नहीं, तो ये जेनेटिक मटेरियल है, वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आता है? साइटोप्लाज्म की। इसलिए ध्यान रखना, इसमें लिखा है एंसिपिएंट न्यूक्लियस। एंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है प्रारंभिक केंद्रक। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा केंद्रक देखा गया, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, केंद्रक झिल्ली नहीं थी। ध्यान तो सुनो बेटिया, इधर ये बाद में लिखते रहना। हम क्या कह रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा केंद्रक देखा गया, ऐसा न्यूक्लियस देखा गया, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, तो ऐसे न्यूक्लियस को एंसिपिएंट न्यूक्लियस क्या बोलेंगे? एंसिपिएंट न्यूक्लियस, एंसिपिएंट न्यूक्लियस। इसका मतलब जानते हो क्या? प्राचीन केंद्रक या एंसिपिएंट न्यूक्लियस, समझ गए बात को? प्राचीन केंद्रक, पुराना केंद्रक। चलिए, या बोलेंगे प्रोकैरियोन, क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोन। प्रो मतलब फर्स्ट, कैरियोन, कैरियोन मतलब ऐसा न्यूक्लियस, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। ये जीनोपोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीनोपोर, क्या बोलेंगे? जीनोपोर कहेंगे इसको, या फिर इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे कि मैंने आपको जो बताया था, देखो जरा, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है ओनली 1 क्रोमोसोम होता है, एक ही गुणसूत्र होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो जेनेटिक मटेरियल को या तो न्यूक्लियोइड, या तो जीनोपोर, या प्रोकैरियोन, या एंसिपिएंट न्यूक्लियस कहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होती है। चलिए, अब इसमें आ जाइए, इसमें क्या लिखा है? न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड। कैसा होता है? न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब इसमें जो केंद्रक होता है पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। कैसा होता है? पूर्ण विकसित। इसमें लिखो भैया, न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है पूर्ण विकसित, समझ गए? इसमें केंद्रक कैसा होता है? पूर्ण विकसित, क्योंकि उसके पास केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए चलिए, अब इसके बाद सेल ऑर्गेनल्स क्या पढ़ेंगे? अरे बोला तो करो, सेल ऑर्गेनल्स। कोशिकांग क्या पढ़ेंगे? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स। अभी पढ़ा है मैंने कि भाई झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग नफरत करती है प्रोकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन से बाउंड सेल ऑर्गेनल इसमें होंगे ही नहीं, तो उसमें यही लिखा है, देखो। तो सेकंड कैरेक्टर क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल ऑर्गेनल्स। मैं लिख नहीं रहा, लेकिन माइंड में रखो। इधर सुनो, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, झिल्ली युक्त कोशिकांग आर एब्सेंट, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं, झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं बच्चों, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। शिवम धाकड़ तरह ध्यान दे लो, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर नहीं जाने वाला, और इससे क्वेश्चन आ गया तो उसकी हत्या हो जाएगी डायरेक्ट। आई बात समझ में? इधर आओ, इधर सुनते रहो। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईआर, गोल्गी बॉडी,
माइक्रो बॉडी भी है, ठीक है। ये इसमें एक भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बाउंड है। इसमें आ जाओ, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, झिल्ली युक्त कोशिकांग आर प्रेजेंट, झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग पाए जाते हैं। लाइक प्लास्टिड ओनली इन प्लांट, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिड ओनली किस में मिलते हैं? प्लास्टिड को हिंदी में बोलते हैं लवक। क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं, लवक। क्या बोलते हैं? लवक, प्लास्टिड को, क्योंकि पेड़ पौधे में ही मिलेंगे प्लास्टिड, अपन में तो है नहीं यहाँ। और ध्यान रखना, झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग, मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, इसमें कौन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, गोल्गी बॉडी होगी, ईआर होगा, समझ पा रहे हैं आप? लाइजोसोम होगा, वैक्यूल होगी, रिक्तिका होगी, माइक्रो बॉडी होगी, समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब इसमें आ जाइए, राइबोसोम 70S, कौन से एस के? ओनली इसमें भाई जो दोनों मिलेंगे 80S के भी और 70S, लेकिन 70S में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होंगे, लिखा है उन्होंने साइड से। अब आ जाओ, रेस्पिरेशन एंजाइम, श्वसनीय एंजाइम, कौन से? श्वसनीय एंजाइम। सुनो भैया, तो अगला कैरेक्टर है श्वसनीय एंजाइम, रेस्पिरेशन एंजाइम। कि रेस्पिरेशन एंजाइम कौन किस में कहाँ होंगे? तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो प्रेजेंट इन मीजोसोम, इसमें कौन प्रेजेंट होगा? इसमें मीजोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये भी सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, कहाँ बोल सकते हैं? रेस्पिरेशन एंजाइम, श्वसनीय एंजाइम प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? मीजोसोम में। कहाँ मिलेंगे? या मीजोसोम नहीं लिखा होगा तो सेल मेम्ब्रेन, क्या बोल लिखा होगा? सेल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग हो जाती है, अंतर्बलित हो जाती है, मीजोसोम ही बना लेती है। अब इसमें आ जाओ भैया, इसमें कहाँ मिलेंगे? आपको तो मालूम है भैया, फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो रेस्पिरेशन एंजाइम है, श्वसनीय एंजाइम है, या तो कोशिका द्रव्य में मिलेंगे या माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में तो मिलते ही हैं। चलिए अब इसमें भैया अगला पॉइंट है, जरा सुने, साइक्लोसिस। क्या पढ़ेंगे? साइक्लोसिस, ठीक है। साइक्लोसिस क्या होता है जी? कोशिका द्रव्य में गति, साइटोप्लाज्म में मूवमेंट। तो जरा सुने, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट, मतलब इसमें कोशिका द्रव्य इसमें गति नहीं करता। क्या नहीं करता? गति। जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, वो क्या नहीं करता? गतियां नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता। समझ पा रहे हैं? और इसमें तो गतियां होती हैं, साइटोप्लाज्म में मूवमेंट तो होती है इसके अंदर। समझ पा रहे हैं? चलिए, इसमें मैंने एक पॉइंट अभी छोड़ दिया है, वो बाद में समझाने वाला पॉइंट, इसलिए नहीं जोड़ रहा मैं इसको भी। अब आ जाओ क्रोमोसोम। क्या पढ़ेंगे भैया? क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्या पढ़ेंगे? तो जरा सुने, इसमें कैसा होता है क्रोमोसोम? नेक्ड। कैसा होता है? नेक्ड मतलब होता है नगन। कैसा होता है? नगन। और फोल्डेड जीनोम मेड बाय मैनुअली सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए। आपको मालूम है, इसमें यहां लिख देता हूं, नेक्ड। नेक्ड मतलब होता है, मतलब एक तरह से अपन ऐसे बोल सकते हैं, खुला हुआ। नेक्ड मतलब नगन एक तरह से, या फिर वो फोल्डेड। कैसा होता है? फोल्डेड जीनोम। अरे तुम्हारे दिमाग में जी आ रहा होगा, जीनोम क्यों बोला है? जो हैप्लॉइड पार्ट होता है, आगुणित हिस्सा होता है, उसे जीनोम कहा जाता है। क्योंकि जब पहले तो आप ये बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल में कितने क्रोमोसोम बताए थे मैंने भी आपको? एक ही तो बताया। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, ओनली एक ही है, जो कि हैप्लॉइड पार्ट है, आगुणित पार्ट है, उसी को जीनोम कहते हैं। समझ रहे? तो नेक्ड जीनोम बोलो या फोल्डेड जीनोम बोलो। इसमें क्या है? इसमें सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए भी बताया था मैंने। क्या होता है इसके अंदर? सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए, वृत्तीय डबल स्टैंड डीएनए। और स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, आपको बताई थी मैंने। चलिए, और इसमें ट्रू क्रोमोसोम, सत्य गुणसूत्र। क्या होते हैं? सत्य गुणसूत्र बताए थे मैंने आपको यूकेरियोटिक सेल में। और स्टोन एसोसिएटेड विद डीएनए, आपको मैंने बताई थी, स्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड रहती है डीएनए के साथ। आपको मैंने बताया था, क्योंकि आपको मैंने बताया था क्रोमोसोम में डबल स्टैंड लीनियर डीएनए होता है। यूकेरियोटिक सेल में क्या बताया था? बताओ। डबल स्टैंड लीनियर डीएनए होता है, डबल स्टैंड रेखीय डीएनए होता है।
और हिस्टोन प्रोटीन भी होती है जो कि डीएनए के साथ एसोसिएटेड रहती है, बताई थी मैंने, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है डीएनए को क्रोमोसोम से जोड़कर रखना। चलिए अगला पॉइंट इसमें दिया है, ठीक है, प्लॉइडी लेवल। क्या पढ़ेंगे? प्लॉइडी लेवल। तो गुणन स्तर, क्या पढ़ेंगे? गुणन स्तर। प्लॉइडी लेवल मतलब इसमें ये एप्लॉइड, कैसी है ये? एप्लॉइड। इसे कंसीडर करेंगे किस, बताओ? एप्लॉइड, ठीक है। एप्लॉइड मतलब आगुणित, जिसको दर्शाते स्मॉल एन से। और इसमें अपन इसको पता है एप्लॉइड भी कह सकते हैं और डिप्लॉइड भी कह सकते हैं और पॉलीप्लॉइडी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणित। क्या बोल सकते हैं? बहुगुणित। पॉलीप्लॉइडी क्या बोल सकते हैं? पॉलीप्लॉइडी। क्योंकि देखिए मैं आपको भी बता रहा हूं, जाओ बच्चों, आपके सिलेबस में हैप्लॉइड डिप्लॉइड चलता है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, समझ पा रहे हैं? तो गुणसूत्र की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, समझ पा रहे हैं आप? तो अपन लोग आगुणित हैप्लॉइड स्मॉल एन, द्विगुणित 2n डिप्लॉइड, जो पॉलीप्लॉइडी बहुगुणित, और भी होते हैं, समझ पा रहे हैं आप? 3n हो सकता है, 4n हो सकता है, 5n हो सकता है, समझ पा रहे हैं? तो वो पॉलीप्लॉइडी में चला जाएगा। और लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में तो ओनली हैप्लॉइड होता है, इसमें हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, पॉलीप्लॉइडी भी हो सकता है। अगला वैक्यूल्स, रिक्तिका। आपको मैंने बताई थी वैक्यूल्स, रिक्तिका। सेप वैक्यूल एब्सेंट, समझ गए? इसमें सेप वैक्यूल्स, सेप वैक्यूल्स को हिंदी में क्या बोला है? हाँ, वो रस रिक्तिका। अच्छा, रिक्तिका को रस रिक्तिका क्यों बोला गया है? जब रिक्तिका पढ़ाऊंगा, वैक्यूल पढ़ाऊंगा, तो आपको बताऊंगा इसको रस रिक्तिका क्यों बोलते हैं, सेप वैक्यूल क्यों बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सेप। क्या लिखा है ये? सेप वैक्यूल, ठीक है। सेप मतलब होता है रस रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रस रिक्तिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में ये कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर, रिक्तिका के अंदर एक द्रव भरा होता है, ठीक है, उस द्रव को कहते हैं रस। आई बात समझ में? रिक्तिका के अंदर जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं रस। तो इसलिए इसको सेप वैक्यूल रस रिक्तिका कहते हैं, जो कि इसमें नहीं मिलती प्रोकैरियोटिक सेल में, बट ठीक है गैस वैक्यूल मैनुअली प्रेजेंट। इसमें गैस रिक्तिका होती है। कौन सी होती है भैया? गैस रिक्तिका होती है, ठीक है। गैस रिक्तिकाएं हो सकती हैं, ध्यान रखना। तो बताइए सेप वैक्यूल एब्सेंट, इसमें जो रस रिक्तिका होती है वो कैसी होती है? अनुपस्थित, एब्सेंट होती है, बट लेकिन गैस वैक्यूल में प्रेजेंट, समझ गए? इसमें गैस रिक्तिका हो सकती है। इसमें क्या दिया है? प्रेजेंट अस सेप वैक्यूल। इसमें रस रिक्तिका होती है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, रिक्तिका किसमें पाई जाती है? प्लांट में। किसमें मिलेगी? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल लिखना इसके अंदर, तो क्या लिखेंगे? प्रेजेंट अस सेप वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। पादप कोशिका में रस रिक्तिका उपस्थित होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में तो भाई एनिमल सेल भी तो आती है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल दिए बच्चों, बस। बैक्टीरिया, कौन बोलो जरा, कौन है भैया? बैक्टीरिया, जीवाणु। साइनोबैक्टीरिया, जैसे बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका द स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, जो कि बैक्टीरिया है। पीपीएलओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भैया? पीपीएलओ। पीपीएल उसका पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे? प्लूरोनिमोनिया। निमोनिया की मीनिंग पी से चालू होती है, पी साइलेंट रहता है इसमें, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। पीपीएलओ द स्मॉलेस्ट सेल है। इसके बारे में और जानो जरा नेक। माइकोप्लाज्मा, जिसका एक और नाम है पीपीएलओ, सबसे छोटी कोशिका है तो बैक्टीरिया, द स्मॉलेस्ट सेल है। बच्चों, जो ऐसा बैक्टीरिया है विदाउट ऑक्सीजन के लिविंग रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। और जो ऐसा बैक्टीरिया है इसमें सेल वॉल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सेल वॉल। कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। जो ऐसा बैक्टीरिया है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नहीं, ऑल बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इस बॉक्स के अंदर एब्सेंट होती है।
और विदाउट ऑक्सीजन के लिविंग रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। और प्लांट और एनिमल में ये डिसीज पैथोजेनिक होता है, रोग कारक होता है। ये पेड़ पौधों में, जंतुओं में रोग पैदा कर सकता है। एनसीईआरटी में दिया है शायद कहीं जी, जरा एक जगह ही लिखा है जी, इसमें नहीं लिखा होगा जी, जरा मुझे 1 मिनट रुको जी, कहीं लिखा है इसके 2nd चैप्टर में लिखा होगा जी। अरे देखो, ला देखो जी लिखा है पेज नंबर 20 पे, जरा देखो, सुनो सुनो। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट, ठीक है, कंप्लीट लैक सेल वॉल। जो माइकोप्लाज्मा एक जीव है, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता पूर्ण रूप से, समझ पा रहे हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये जीवित कोशिका है सबसे छोटी, ठीक है। नाउ एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। मैनी माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक, मतलब रोग कारक होते हैं, किसमें, एनिमल्स में और प्लांट्स में। जब बात लिखी है कि नहीं लिखी, आ चुका है जो क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात को आप। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटी कोशिका है। रिकेट्सिया, चलिए, एक्टिनोमाइसिटिस, पूरा मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत इसी में आएगा। मैं आपसे फिर बार बार चिल्ला रहा हूं, चाहे बैक्टीरिया का नाम लिखा हो, समझ रहे हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हो, चाहे किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हो, चाहे किसी बैक्टीरिया के क्लास की बात कर रहे हो, सब बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में ही आएंगे। इस बात को आप दिमाग में रखें, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। प्रोकैरियोटिक सेल बोले तो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया बोले तो प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए, इसमें आपको मालूम है, ऑल प्लांट, सभी पेड़ पौधे, ऑल एनिमल्स, सभी जंतु, प्रोटिस्टा और पंजाई, कवक, पंजाई को कवक, प्रोटिस्टा जगत है, जिसमें अमीबा, पैरामीस, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एल्गी बताई थी, ईस्ट बताया था, तो ध्यान रखना। और एल्गी भी इसमें आती है, कौन आती है इसमें, एल्गी शैवाल। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस को समझा। हम अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हैं, मन से, दिमाग से। मैंने केवल वो चीज बोला है जो कि इस नोट्स में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, समझ पा रहे हैं आप, कोई बाहर से नहीं बोला मैंने। तो इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, मुझे जरा वो बताइए, समझ पाए क्या नहीं समझ पाए, बोलो बोलो। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, समझ पा रहे हैं। फिर इसके बाद प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में जानेंगे, उसके डायग्राम्स को देखेंगे। उसके बाद हम फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल बॉल को सेल बॉल को स्टार्ट करेंगे। तो धीमे धीमे सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। मतलब हम शीघ्र ही चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, और सोच तो रहे हैं कि ये 1-2 दिन में जल्दी ख़त्म हो जाए। जो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनको सबको फ़ायदा होगा, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा वो। लेकिन ये गलती ना करें कि मोबाइल में देख लेंगे, मोबाइल में 1-2 घंटे की वीडियो होती है। देखिए, पढ़ते रहिएगा, कहीं भी हो आप, गांव हो, घर हो, शहर में हो, देखो मेहनत करना आप लोगों का काम है, हम लोगों का काम पढ़ाना है, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा। और इसके बाद हम अब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।